फर्स्ट है इसमें राज्य की उत्पत्ति संबंधी गलत विचार कि कार्ल मार्क्स ने क्या माना है कि जो राज्य नाम की संस्था है आर्थिक कारणों से उसमें परिवर्तन आए हैं और उसका अस्तित्व में आने के पीछे भी कारण आर्थिक थे कि जब समाज में दो वर्गों में अमीर और गरीब में संघर्ष बढ़ गया तो जो संपत्तिशाली वर्ग था जिनके पास सब कुछ था उनके हित खतरे में थे। उन्हें डर था कि उनकी संपत्ति दूसरा जो वर्ग है वो छीन ना ले या उनके हितों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि दूसरी तरफ व्यक्ति ज्यादा थे। संपत्तिशाली व्यक्ति थोड़े से थे और संपत्तिहीन व्यक्तियों की संख्या ज्यादा थी। तो जब हितों में संघर्ष बढ़ा, वर्ग संघर्ष बढ़ा, तो जो शक्तिशाली वर्ग था उसने अपने प्रयासों से, अपनी सोच से इस राज्य नाम की संस्था का आविष्कार किया कि ये जो संस्था है देखने में तो प्रतीत होगी कि समाज में वर्ग संघर्ष को कम करने के लिए अस्तित्व में आई है, जबकि इसके पीछे जो वास्तविक कारण था वो ये था कि जो शक्तिशाली वर्ग है ये उसके हितों की रक्षा करेगी। सेकंड है इसमें समाज केवल भौतिक आवश्यकताओं के लिए नहीं वरन व्यक्तियों की प्राकृतिक भावनाओं के लिए भी अनिवार्य है। राजनीति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और अरस्तु ने क्या कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो व्यक्ति समाज से अलग रहता है वो या तो देवता हो सकता है या दानव हो सकता है। साधारण मनुष्य समाज के बगैर नहीं रह सकता। अब इस तथ्य को कार्ल मार्क्स ने भी स्वीकार किया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन उसने साथ ही साथ जो अपनी इसकी व्याख्या की वो ये दी कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अधिक हैं और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अकेले सारे उत्पादन कार्य नहीं कर सकता। तो इसीलिए अपनी इन्हीं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति समाज में रहता है कि समाज से अलग रहेगा तो फिर उसकी इस भौतिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, माने उसकी जो जरूरत की चीजें हैं वो उसको नहीं मिल पाएंगी। तो क्या व्यक्ति केवल इन्हीं जरूरतों के लिए समाज में रहता है कि हमें अनाज भी चाहिए, खाने को कपड़े भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये जरूरतें हमारी अकेले रहकर पूरी नहीं हो सकती? क्या हम केवल इसीलिए रहते हैं समाज में? अरस्तु कहता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता और अपनी रुचि के कारण समाज में रहता है। रुचि क्या है? व्यक्ति का स्वभाव क्या है कि व्यक्ति अपने सुख दुख दूसरों से शेयर करना चाहता है। ये उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। 2 दिन रोटी के बिना रह लेगा, लेकिन दिमाग में कोई गुबार हो रहा है, वो जब तक नहीं निकलेगा रोटी भाएगी भी नहीं। तो मुख्य आवश्यकता क्या है? भावनात्मक भी है, लेकिन कार्ल मार्क्स भावनात्मक आवश्यकता को नहीं स्वीकारता। वो कहता है कि केवल भौतिक आवश्यकताओं के लिए ही व्यक्ति इकट्ठे रहते हैं, समाज में रहते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति जो है आलोचक कहते हैं कि भौतिक आवश्यकताएं तो हैं ही हैं, लेकिन भावनात्मक जरूरतें भी हैं व्यक्ति की, जिस कारण से व्यक्ति समाज में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। सबके साथ हमारे कोई कमर्शियल रिलेशंस थोड़े ही हैं, सिर्फ लेन देन का रिश्ता थोड़े ही है कि हमने कुछ खरीदा कुछ बेचा। उसके अलावा भावनात्मक संबंध भी हैं। हम रक्त संबंधों की बात नहीं कर रही इसमें। रक्त संबंधों के अलावा क्या और हमारे समाज में संबंध नहीं है? दोस्ती के भी हैं, दुश्मनी के भी हैं, सिर्फ हेलो हाय के भी हैं। ये क्या है? कुछ लोग जिनसे हमारी वैसे कोई बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं है, लेकिन आते जाते हमें मिलते हैं, और कुछ दिन लगातार ना मिले तो लगता है कि लुढ़क तो नहीं गए, या फिर ये विचार आता है उनको कुछ हो तो नहीं गया, कोई वृद्ध है तो यही आएगा लुढ़क तो नहीं गए। लेकिन वैसे कोई ना मिले तो लगता है कि एक हमारी सोच रहती है भगवान करे सब ठीक ठाक होता है ना, ये वो हमारे कुछ नहीं लगते, फिर भी हम उनके लिए सोच रहे हैं। तो ये क्या है? भावनात्मक लगाव, और ये सभी में पाया जाता है। तो लेकिन कार्ल मार्क्स इस भावनात्मक लगाव को
नहीं मानता। तो विचारक कहते हैं कि ऐसा गलत है कि केवल भौतिक आवश्यकताएं ही सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं है। कार्ल मार्क्स ने क्या माना है कि राज्य एक वर्ग संगठन है, एक वर्ग विशेष के प्रयासों से ये अस्तित्व में आया है और उसी वर्ग के हितों की रक्षा करता है। या दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि जो समाज में शक्तिशाली वर्ग है उसी के हितों की रक्षा करता है। शासक वर्ग के जो नजदीकी हैं, जिन्होंने उनको सत्ता में आने में सहयोग दिया, केवल उन्हीं के हितों की रक्षा करता है। तो आलोचक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो राज्य का स्वरूप है वो कल्याणकारी है और राज्य समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सबके कल्याण के लिए कार्य करता है, केवल अमीरों के कल्याण के लिए कार्य नहीं करता। गरीबों के लिए भी योजनाएं जो है वो बनाई जाती हैं, उनके विकास के लिए भी कार्य किए जाते हैं और कोशिश ये रहती है राज्य की कि समाज का कोई भी वर्ग विकास कार्यों से अलग थलग ना रह जाए, सबको उन विकास कार्यों का बराबर लाभ मिले। और ये कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स इसको नहीं मानता। तो ये वास्तविकता से परे की बात है कि केवल जो समाज में शक्तिशाली वर्ग है उसी के हितों की रक्षा होती है और किसी के हितों की रक्षा नहीं होती। तो वर्तमान में ये जो विचार है कार्ल मार्क्स का कि जो शक्तिशाली वर्ग है राज्य केवल उसी के हितों की रक्षा करता है, बिल्कुल ही गलत प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, इसमें वर्ग विभाजन को कठोर रूप में निश्चित नहीं किया जा सकता। कार्ल मार्क्स ने क्या माना कि समाज में दो ही वर्ग हैं और उनका विभाजन भी किस आधार पर किया उसने? आर्थिक आधार पर, संपत्ति के आधार पर। दो ही वर्ग हैं, एक जिनके पास सब कुछ है और एक जिनके पास कुछ नहीं है। माने एक तो दौलत के ढेर पे बैठे हैं, उनका उत्पादन और वितरण के साधनों पर नियंत्रण है, और दूसरे ऐसे हैं कि वो दो वक्त की रोटी को भी उन पर निर्भर हैं कि वो काम देंगे तो दो वक्त की रोटी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो कार्ल मार्क्स के इस विभाजन को यदि हम मान लेते हैं कि एक जिनके पास सब कुछ है और एक जिनके पास कुछ नहीं है, तो फिर हम किस श्रेणी में हैं? हम इस कमरे में 25 लोग हैं, फिर हम किस श्रेणी में हैं? हम धन के ढेर पे भी नहीं बैठे और हम भूखे भी नहीं मर रहे, है ना ये सच्चाई? तो आर्थिक आधार पर भी यदि समाज का विभाजन किया जाए तो भी केवल दो वर्ग नहीं है, कम से कम 5 वर्ग बनते हैं। उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जो बिल्कुल गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाले हैं। तो 5 वर्ग तो कम से कम बनते हैं आर्थिक आधार पर भी। और भी इसमें कितनी स्लैब्स बना लो, क्योंकि संपत्ति जब यूं देखी जाए करोड़ों में कितने लोग हैं, अरबों की कितनों के पास है, कई वर्ग बन जाएंगे। और यदि हम समाज पर दृष्टि डालते हैं तो समाज केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं बटा हुआ, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और भी अनेकों आधारों पर बटा हुआ है। कार्ल मार्क्स ने तो बाकी सारे आधार ही छोड़ दिए, माने ही नहीं कि समाज केवल दो ही कारणों से, दो ही वर्गों में बटा हुआ और कारण केवल एक, जबकि समाज के बंटने के भी अनेक कारण हैं और केवल एक कारण को मानते हैं, आर्थिक कारण को, तो उस पर भी अनेक वर्ग बनते हैं, ना कि केवल 2 वर्ग। नेक्स्ट है, इसमें राज्य विलुप्त नहीं हुआ। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जब श्रमिक एकजुट हो जाएंगे तो वो पूंजीपतियों का नाश कर देंगे। वर्ग 2 हैं, एक वर्ग समाप्त हो गया तो वर्ग विहीन समाज हो गया, लेकिन राज्य है
तो राज्य का जो प्रयोग करने वाले थे, राज्य जिनके हाथ में शोषण का यंत्र था, वही समाप्त हो गए। तो ये यंत्र भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। लेकिन जो व्यवहारिक स्थिति देखने को मिली है वो इससे बिल्कुल उलट है। चीन देख लो, साम्यवादी देश है, लेकिन राज्य है वहां। इसी तरह से रूस में क्रांति आई, यूएसएसआर जो बना, सोवियत संघ, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राज्य, क्योंकि सारी शक्तियां राज्य के पास। हर व्यक्ति राज्य का नौकर, व्यक्ति व्यक्ति का नौकर नहीं, वहां हर व्यक्ति राज्य का नौकर। तो राज्य के पास शक्तियां बढ़ गई। राज्य विलुप्त होना तो दूर की बात, बल्कि उसके कार्य जो है वो और अधिक बढ़ गए। और राज्य कभी विलुप्त हो भी नहीं सकता, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं। ठीक है कि हम ये मान लें कि केवल संपत्ति के बल पर ही शोषण हो सकता है, तो शोषण का तो कोई भी कारण हो सकता है। कोई भी फिजिकली स्ट्रांग है, वो भी किसी का शोषण कर सकता है। कोई बहुत ज्यादा चतुर है, विवेकशील है, वो भी दूसरे को मूर्ख बना के उसका शोषण कर सकता है। तो ऐसे में जो शोषित होंगे उनको कौन बचाएगा राज्य के बिना? जो लोग जिनके विचार ही ऐसे हैं कि हमेशा समाज से उलट चलना है, असामाजिक कार्य करने हैं, चोरी चकारी करनी है, डाके डालने हैं, लोगों को परेशान करना है, उन पर नियंत्रण कौन करेगा राज्य के बिना? राज्य नाम की संस्था के बिना व्यक्ति समाज में सुरक्षित रह ही नहीं सकता। नेक्स्ट है इसमें, राज्य रहित अथवा राज्य विहीन समाज संभव नहीं है। कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि वर्ग संघर्ष के कारण राज्य अस्तित्व में आया था। दो वर्ग थे, उनमें परस्पर संघर्ष था, उनके हित परस्पर विरोधी थे, इसलिए राज्य नाम की संस्था की आवश्यकता महसूस हुई थी। जब एक वर्ग समाप्त हो जाएगा, वर्ग भेद मिट गया, वर्ग संघर्ष समाप्त हो गया, तो जो राज्य नाम की संस्था है वो भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन व्यवहार में ऐसा ना तो चाइना में हुआ है और ना ही यूएसएसआर जो बना था वो, उसमें भी राज्य की शक्तियां अधिक थी। और साथ ही साथ, और यदि हम ये माने कि जो वर्ग विभाजन है वो केवल आर्थिक आधार पर है, तो वो भी ऐसा नहीं है। समाज अनेकों आधारों पर हर देश में बटा हुआ है, और जिसने शोषण करना है वो किसी भी आधार पर कर सकता है। तो ऐसे में राज्य नाम की संस्था के बिना हम एक सुरक्षित सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सबके विकास के लिए कार्य कौन करेगा? राज्य नाम की संस्था नहीं होगी तो फिर वही है कि जो सबल होगा, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे बौद्धिक रूप से, वो तो अपना विकास कर जाएगा। लेकिन बाकी समाज का क्या? जो किसी भी कारण से दुर्बल है, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, चाहे और किसी कारण से इकोनॉमिकली, चाहे किसी भी कारण से जो पीछे रह गए, उनके लिए व्यवस्था कौन करेगा? उनके हितों की रक्षा के लिए यदि कोई संस्था नहीं होगी तो फिर वही है कि जो शक्तिशाली है वो उनका शोषण करेंगे। तो राज्य विहीन समाज की कल्पना एक कल्पना ही है, ये वास्तविकता में कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि राज्य विहीन व्यवस्था फिर वही होगी जो राज्य से पहले समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली व्यवस्था थी, वही व्यवस्था होगी कि जो शक्तिशाली है वही सुरक्षित रहेंगे और जो शक्तिहीन है वो शोषित होंगे और मारे जाएंगे। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि वर्ग संघर्ष के कारण राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में आई। राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष के कारण हुई। हो सकता है विश्व के किसी कोने में ऐसा हुआ हो, लेकिन पूरे विश्व के लिए तो हम ऐसा नहीं कह सकते।
और जो सच्चाई है, जिस पे ज़्यादा विचारक सहमत हैं, जो तर्क संगत विचार है, वो यही है कि जो राज्य नाम की संस्था है वो एक ऐसी संस्था है जो स्वाभाविक संस्था के रूप में अपने आप अस्तित्व में आई और धीरे धीरे समयानुसार उसमें विकास होता चला गया। ठीक है, आर्थिक कारणों ने अपना योगदान थोड़ा अधिक दिया होगा, लेकिन केवल आर्थिक कारणों ने उसमें उसके विकास में योगदान नहीं दिया। और भी जो अनेक कारण रहे हैं उसके अस्तित्व में आने के। और दूसरा, विश्व में, पूरे विश्व के लिए कि राज्य नाम की संस्था वर्ग संघर्ष के आधार पर अस्तित्व में आई, ऐसा मानना अपने आप में बिल्कुल ही तार्किक नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा प्रमाण ही नहीं मिला कि कुछ जगह ऐसा हुआ हो। लेकिन फिर भी मान लिया जाता है कि हो सकता है इतना बड़ा विश्व किसी कोने में ऐसा हुआ होगा। लेकिन सब जगह एक ही तरह के सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के मान्य नहीं है और राज्य की उत्पत्ति एक ही समय में नहीं हुई। अलग अलग समयों पर अलग अलग तरीके से अस्तित्व में आए, स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में, लेकिन कारण कुछ एक अलग अलग भी रहे। और धीरे धीरे जो विकास हुआ है उसमें भी कहीं अधिक विकास हुआ, कहीं कम विकास हुआ, उसमें भी अंतर है। नेक्स्ट है, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि राज्य शक्ति का प्रयोग करता है, और शक्ति का प्रयोग किस लिए करता है कि जो समाज में कमजोर वर्ग है उसको दबाने के लिए। क्यों? शक्तिशालियों के हितों की रक्षा करना उसका उद्देश्य है। और सभी राज्य के अंदर क्यों रहते हैं? राज्य की शक्ति के डर से। जबकि वास्तविक स्थिति क्या है कि राज्य के अंदर लोग जो रहते हैं या राज्य को जो बनाए रखे हुए हैं, सभी लोग राज्य के अंदर खुद रहना स्वीकार कर रहे हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। राज्य की शक्ति के कारण नहीं बल्कि अपनी इच्छा के कारण स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? उन्हें ये समझ में आता है कि जो राज्य है वो उपयोगी है उनके लिए, उनके हितों की रक्षा राज्य में ही हो सकती है, उनके जीवन का जो विकास है वो राज्य में ही हो सकता है, और उनके विकास मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं वो राज्य ही दूर कर सकता है। तो इसी उपयोगिता के कारण ही व्यक्ति राज्य में रहते हैं, ना कि राज्य की शक्ति के डर से। नेक्स्ट है, केवल आर्थिक शक्ति ही राज्य का आधार नहीं है। कार्ल मार्क्स ने क्या माना? आर्थिक आधार पर राज्य अस्तित्व में आया, आर्थिक हितों में परस्पर विरोधाभास था, इसलिए राज्य अस्तित्व में आया। और साथ ही साथ कार्ल मार्क्स ये कहता है कि राज्य अस्तित्व में तो आर्थिक आधार पर आया ही, अस्तित्व में आने के तो आर्थिक कारण थे ही कि शक्तिशाली वर्ग ने इसका आविष्कार किया, जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग था। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उसके बाद राज्य के स्वरूप में जितने परिवर्तन आए, जितना राज्य का विकास हुआ है, वो सारा का सारा इन आर्थिक कारणों से हुआ है। जब जब जो राज्य का जो आर्थिक ढांचा है उसमें परिवर्तन आता है, तब तक राज्य के सारे जो सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, अन्य जितने भी तरह के मानव जीवन के पक्ष, सब में परिवर्तन आता है। माने उसने राज्य की उत्पत्ति से लेकर राज्य के विकास, राज्य के स्वरूप में परिवर्तन, इन सब के लिए केवल और केवल एक आधार माना है, आर्थिक आधार। जबकि जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, जो आर्थिक तथ्य हैं उन्होंने राज्य के विकास में भूमिका निभाई, लेकिन केवल और केवल आर्थिक तथ्यों ने राज्य के विकास में भूमिका नहीं निभाई। इसके अलावा जो समाज में जो विकास के कारण है राज्य के विकास के, वो जातीय भी हैं, भौगोलिक भी हैं, और भी अनेक कारण हैं जिन कारणों से राज्य का विकास हुआ है। और ये जो विकास राज्य का है और जितने भी राज्य में परिवर्तन आए हैं, चाहे वो राज्य के स्वरूप में है, चाहे राज्य के विकास से संबंधित हैं, हर परिवर्तन का आधार आर्थिक नहीं होता। बहुत बार समाज सुधारकों ने जो विचार दिए, अपने विचारों का प्रचार किया, उससे भी राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया। इतनी विचारधाराएं आई हैं, जो राजनीतिक विचारधाराएं, उनके कारण भी राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया है।
तो केवल और केवल आर्थिक कारण से राज्य में सारे परिवर्तन नहीं आए। कई बार कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उसके कारण भी परिवर्तन आते हैं। तो परिवर्तन के अनेक आधार हो सकते हैं, केवल आर्थिक कारण से ही समस्त परिवर्तन नहीं आते। नेक्स्ट है, राज्य केवल शोषण का यंत्र नहीं है। क्लियर होगा ना कि जो मार्क्सवादी हैं वो ये मानते हैं कि राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का यंत्र है, जिसके माध्यम से जो पूंजीपति हैं श्रमिकों का शोषण करते हैं, राज्य उनको सहयोग करता है। पूंजीपति जब वेतन पूरा नहीं देता तो श्रमिक स्ट्राइक करते हैं और राज्य अपनी पुलिस भेजता है श्रमिकों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है, क्योंकि राज्य की जो कार्य हैं वो कानून के अनुसार होते हैं। यदि कानूनी रूप से श्रमिक सही हैं तो फिर राज्य श्रमिकों का दमन नहीं करेगा। और वर्तमान में तो वैसे भी जो राज्य का स्वरूप है वो कल्याणकारी है। राज्य हर वर्ग के हितों की रक्षा करता है, ना कि केवल एक वर्ग के हित की। अब इसके बाद निष्कर्ष में क्या लिखोगे? कि कुछ तो सच्चाई है ना, वही लिखनी है निष्कर्ष में कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई उसमें अनेक तत्वों ने अपना योगदान दिया। उसमें आर्थिक तथ्य भी थे राज्य की उत्पत्ति में सहायक। तो आर्थिक तथ्यों का योगदान जो राज्य की उत्पत्ति में रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकता है। और दूसरा ये भी व्यवहारिक सत्य है कि समाज में जो शक्तिशाली लोग हैं, आर्थिक रूप से जो शक्तिशाली हैं, राजनीतिक शक्ति पर उनका प्रभाव आज भी अधिक है। लेकिन सिर्फ उनका प्रभाव, सिर्फ उनके हितों की रक्षा राज्य के द्वारा होती हो, ये फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। प्रभाव उनका अधिक तो है, लेकिन सिर्फ उन्हीं का ही प्रभाव हो और किसी का प्रभाव ना हो, ऐसा नहीं है। क्लियर है यहाँ तक?